तो अभी तक हम लोगों ने बात की थी पृथ्वीपत शाह से, या जिनको हम लोग पृथ्वीपति शाह के नाम से भी जानते हैं। अब उनके बाद वैसे तो उनका जो उत्तराधिकारी या सक्सेसर आना था, वो आना था उनका लड़का, जिसका नाम था मेदिनी शाह। बट पीछे हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे कुछ ऐसे सरकमटेंसेस क्रिएट हुए जिसकी वजह से मेदिनी शाह को दरबार से या फिर उनके राज्य से ही निकाल दिया, और फिर वो औरंगजेब के यहाँ पर रहे थे। कारण क्या थे हम लोग सब पहले बात कर चुके हैं। तो जब वहाँ से अब अगला उत्तराधिकारी आपने हटा दिया, तो अब राज्य के अंदर फुसफुसाहट चलनी शुरू हो जाएगी। और जो पहले से इस राज्य के अंदर जो मंत्रियों का एक ग्रुप रहता है, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जिसको आज हम लोग बोल देते हैं, अब उस ग्रुप के अंदर जो पावरफुल लीडर होंगे, अब वो सोचेंगे कि भाई अब यहाँ पर तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिस पर राजा विश्वास करके चले, और है तो बहुत उसकी कम उम्र है, उसको कहाँ पर कौन बिठाएगा। तो ये जो सिनेरियो था, ये सिनेरियो अब सिर्फ राजा के दरबार तक ही नहीं, या फिर राजा की जो परिषद थी सिर्फ वहीं तक ही नहीं, ये अब राज्य तक फैल चुका था। अब राज्य के अंदर जो लोग थे वो भी अब चर्चाएं करने लगे थे कि अब क्या होगा हमारा। तो अब इस ही कसाकसी में 1664 में पृथ्वीपति शाह ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, और इस बोल्ड डिसीजन में उन्होंने अपने पोते, जिसकी उम्र बहुत कम थी, जिसको कुछ इतिहासकार तो ये भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल्स तो ये भी बोलते हैं कि इनकी एज ही केवल 7 साल थी, और उनको इस उम्र में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, खुद हटे और उसके गार्डनर या फिर उसके संरक्षक के तौर पर वो उनको बिठा करके अपना राज्य चलाने लगे थे। तो अब चाहे बात कुछ भी हो, चाहे कहानी इसके पीछे कुछ भी रही हो, लेकिन हमको अब इस गढ़वाल के अंदर या फिर इस पंवार डायनेस्टी के अंदर एक नया रूलर मिल गया था जिसका नाम था फतेह शाह। तो अब नेक्स्ट जो रूलर है हम बात करेंगे फतेह शाह से। फतेह शाह, ये जो फतेह शाह है, अब इनसे रिलेटेड आप लोग जब हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग अपनी क्लास में करते ही आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा पढ़ने के लिए पहले उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग पढ़ना आसान हम लोगों के लिए हो जाता है। तो एक सबसे पहला पार्ट हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रो। एक दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे रिलेशंस बिटवीन, एक हिंदी में ही लिख लेते हैं संबंध, रिलेशंस। और ये रिलेशंस किस किस के साथ देखेंगे भाई, तो यहां पर रिलेशंस का थोड़ा सा ग्राफ बड़ा हम लोगों को नजर आएगा। हम रिलेशन कुमाऊं, दापा, अब ये जो शब्द हम लोग बात कर रहे हैं इन सब से अब आप लोग अच्छे से परिचित हैं। थर्ड हम सिरमौर, फोर्थ अब यहाँ पे कुछ नए खिलाड़ी भी हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर, इसमें हम औरंगजेब या फिर मुगल या नॉर्थ इंडिया, जो भी आप लोग लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब नए खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें बिलासपुर, अब ये जो बिलासपुर है इसको आपको विलासपुर शब्द से भी आप लोग इसको इंडिकेट करते हैं। अब ये क्या चीज है भाई, समझेंगे अभी। फिर एक हम लोग अब पंजाब की एक छोटी सी विंग को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, और पंजाब में भी सिर्फ और सिर्फ उनका जो धार्मिक पक्ष है, जो उनका रिलीजियस जो ग्राउंड है,
हम इस रिलीजियस ग्राउंड के बेस पर ये टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे, जो हम सिखों के 10वें गुरु से बात करेंगे। तो एक दूसरा जो पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में हम रिलेशंस बिटवीन कुमाऊं, दापा, सिरमौर, मुगल्स, बिलासपुर या विलासपुर और पंजाब, ये देखेंगे। और जो हमारा थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में हम बाकी बचा हुआ जो पार्ट होगा, रेस्ट पार्ट, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको एज ए फैक्ट के तरीके से देखते हैं, फैक्चुअल जो डेटा बचता है। इसी के अंदर, फैक्चुअल डेटा के अंदर, हम लोग इनके जो कवियों वाला पार्ट रहा है, पोइट्स वाला या फिर आर्टिस्ट हम लोग देखते हैं, वो सब हम लोग उस पार्ट के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझने के लिए पहले एक छोटा सा ना हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और उस इंट्रोडक्शन के बाद एक इनका मैप बना लेते हैं। और जैसे हम लोग मैप बनाएंगे और ये सब चीज़ें धड़ाम से आपके सामने, चलो देखो एक एक पॉइंट हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी बात की है कि इनसे पहले यहाँ पर पृथ्वीपति शाह यहाँ पर राजा थे, और ये जो पृथ्वीपति शाह थे, इन्होंने अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी या सक्सेसर, उत्तराधिकारी चुन लिया गया था। और ये जो उत्तराधिकारी था, ये इनका ग्रैंड सन था, या फिर आप कहें पौत्र, जिसका नाम था फतेह शाह। अब ये शाह शब्द क्यों लगा रहे हैं हम बार बार भाई, ये इसकी कहानी आप समझ गए होंगे। अब हर एक आदमी के नाम के पीछे आप शाह ही देख रहे हैं, हर एक रूलर के नाम के पीछे शाह ही नजर आ रहा है। इसकी कहानी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एक छोटा सा इनका अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता है। इंट्रोडक्शन की बात तो अब शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? क्योंकि इनके जो प्रोटेक्टर थे, ये प्रोटेक्टर इनके पूरे टाइम ड्यूरेशन में, पूरा टाइम ड्यूरेशन कहने का मतलब, फतेह शाह का जब हम टाइम ड्यूरेशन पढ़ते हैं तो 1664 से और 1710 तक का हम इनका टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। इतने पूरे टाइम ड्यूरेशन में हम इनके गार्डनर देखते हैं, मतलब संरक्षक, सेकंड संरक्षक, गार्डनर देखते हैं हम लोग इनके। तो संरक्षक हम लोगों को दो नजर आते हैं इतिहास में। अगर हमने कंगालना चाहा तो हमें यह पता चला कि 1664 से और 1668 तक जो इनके संरक्षक थे गद्दी पर बैठा करके, और जो खुद पूरा का पूरा इस शासन व्यवस्था को संभाल रहे थे, तो वो खुद थे पृथ्वीपति शाह। अब 68 में क्या हुआ भाई? 68 में ये भाई साहब ये जा और वो जा, ये चल बसे थे। और उसके बाद इनके बाद फिर एक और प्रोटेक्टर या फिर संरक्षक के तौर पर हम लोगों ने देखा, जो 1668 के बाद तो लिखा हुआ मिला है, लेकिन कब तक वो प्रोटेक्ट या उनके गार्ड के तरीके से रही थी, गार्डनर रहे थे या फिर संरक्षिका रही थी, ये डेट हमको नहीं पता चल पाई कि कब तक। लेकिन इस कब तक में अगर हम लॉजिकली बात समझने की कोशिश करें तो हमको एक बात जरूर पता चलती है कि कब तक का मतलब ये रहा होगा कि जब तक उनकी एज 33 ईयर की नहीं हो गई थी। अब भाई ये 33 एज, ये क्या क्या बोल रहे हो सर आप, समझना। प्रोटेक्टर इन या फिर गार्डनर के तौर पर या फिर प्रोटेक्ट करने के तौर पर हम लोग दो धाराओं में बांटते हैं, एक पृथ्वीपति शाह और दूसरा इन्हीं की ही जो माता रही थी, इन्हीं की जो माता रही थी राजमाता कटौची देवी, उनके बारे में कहा जाता है। राजमाता कटौची देवी, राजमाता मतलब राज्य की माता है ना, तो सबकी ही माता है।
और राज्य की माता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो राज्य का मालिक है उनकी मम्मी है ये, तो सबकी मम्मी हो गई राजमाता। ये अब पुराने टाइम से जो शब्द चले आ रहे हैं तो हम लोग उनमें कुछ विरोधाभास छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो चलो, प्रोटेक्ट के तौर पे, संरक्षक के तौर पे हमें ये पता चला कि इनके टाइम ड्यूरेशन में 2 लोगों ने इनको प्रोटेक्ट किया, लेकिन कब तक? तो हमको एक इनकी पिक्चर देखने को मिलती है, एक इनका चित्र हमको मिला है, और ये चित्र पर जो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े इतिहासकार है, हिस्टोरिकल्स हैं, उन्होंने हमको ये बताया कि भाई साहब जब ये राज गद्दी पर बैठे थे, तो जब गद्दी पर ये बैठे थे उस टाइम, चूंकि ये बिल्कुल फ्री थे, स्वतंत्र थे, तो उस टाइम की याद के लिए इन्होंने अपना एक चित्र बनवाया था, एक पिक्चर, एक पेंटिंग करवाई थी। और वो जो पेंटिंग करवाई थी वो इनके राजगद्दी पर बैठने के दौरान की थी, और उस पेंटिंग के नीचे इनकी एज लिखी हुई है 33 ईयर ओल्ड। मतलब इंग्लिश में तो नहीं लिखा था, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। 33 वर्ष इनकी एज लिखी थी। तो हम इस बात से ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो पिक्चर हम लोगों को मिली थी इनकी, जो 33 वर्ष की बात कर रही थी, ये उस टाइम इनके राजगद्दी पर बैठने की बात की जा रही थी। अब इस चीज को इतिहासकार अलग अलग तरीके से हमारे सामने रखते हैं। अब वो कैसे? कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि भाई साहब ये गद्दी पर जब बैठे थे तो ये केवल 7 साल के थे, तो उस टाइम प्रोटेक्ट किया था किसने? पृथ्वीपत शाह ने। अब उसी चीज को कुछ हिस्टोरिकल्स बात को काटते हैं कि भाई जब इनकी उम्र इतनी कम थी तो पृथ्वीपत शाह इनको नहीं बिठा सकते थे। घोषित कर दिया होगा कि मेरे मरने के बाद ये हैं, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान उनको नहीं बिठाया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके मरने के बाद जो माता थी, राजमाता थी, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया होगा कि भाई चलो एज ए संरक्षिका के तौर पर मैं यहाँ पर काम करती हूँ, जैसे रानी कर्णावती ने किया था। तो जब ये 33 साल की उम्र के हो गए होंगे तो शायद इन्होंने इस तरीके का ये पिक्चर बनवाया हो। कुछ इतिहासकार इसी बात का खंडन करते हैं कि भाई जब ये 33 साल के थे तब ये यहाँ पर गद्दी पर बैठे थे। अब हम उस रस्सा कसाकसी में नहीं घुसते हैं जो इतिहासकारों के बीच में आज भी द्वंद्व का हिस्सा बनी हुई है। बट हाँ, एक चीज तो क्लियर है कि यहां से हमारे लिए प्री में एक फैक्ट निकल जाता है। क्या? कि भाई ये जो इनकी पिक्चर थी, ये पिक्चर शिवाजी की तरह घोड़े पर बैठे हुए स्टाइल से इन्होंने पिक्चर बनवाई थी अपनी। तो इस पिक्चर के बेस पे, और आगे हम लोग इनके टाइम ड्यूरेशन के कुछ कवियों के बारे में भी, चित्रकारों के बारे में बात करेंगे, तो वहां से कुछ फैक्ट निकल करके आएंगे। तो कोई बोल देगा इनको कि ये तो शिवाजी की तरह थे। तो ये दोनों बातें कई बारी मैच करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलो, एक तो आपको एक छोटा सा इनके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया लगा होगा, अच्छा ये मामला चल रहा था, ये यहाँ पर रायता फैला हुआ था इस जगह पर, इन रीजन के अंदर। अब इनसे रिलेटेड हम लोगों को इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है भाई? कहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं इतनी सब चीजें? तो हमको इनसे रिलेटेड जो मोस्टली इंफॉर्मेशन मिली है, मोस्टली जो हमको जानकारी मिली है, वो हमको कॉपर प्लेट से मिली है, ताम्र पत्रों से मिली है, ताम्र पत्र। और ये ताम्र पत्र मिले हैं 2, जो आज भी शूरवीर सिंह म्यूजियम या संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। अब ये शूरवीर सिंह कौन है भाई? हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पर हमको विशेषतः अपनी क्लासेस करनी है। तो इस म्यूजियम के अंदर 2 बड़े ताम्रपत्र मिले हैं, कॉपर प्लेट्स मिली हैं, जिसमें हमको इनके बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिली है। इवन हमको इनके टाइम ड्यूरेशन का एक कॉइन या सिक्का भी हम लोगों को मिला है। आप सिक्का कहो या मुद्रा कहो, कॉइन कहो, कुछ भी कह सकते हो। इसकी खास बात यह है कि इसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, इसकी भाषा संस्कृत थी, संस्कृत भाषा। और जो इसकी लिपि या स्क्रिप्ट हम लोग बोलते हैं, इसकी लिपि हम लोगों को देवनागरी मिली है, देवनागरी।
स्क्रिप्ट में हमको ये कॉइन मिला है, सिक्का मिला है। और ये सिक्का एक इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि ये अगर खुद के अपने सिक्के यहां से छाप रहे थे तो ये अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई रही होंगी। ये मतलब किसी के अंडर में नहीं रहे होंगे, ये फ्री थे, अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, ये किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे थे। ये सिक्के इस चीज का एक इंडिकेशन है। तो एक छोटी सी बात तो हमको ये क्लियर हुई, अच्छा ये माजरा चल रहा था। अब ये चीज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता भी नहीं है, बट इसके बेस पर आगे जो चीजें हम लोग कोरिलेट करेंगे वो शायद हम लोगों के लिए बड़ी कामगार बन जाए। अब अगले वाले पार्ट को समझने के लिए पहले हम इस रीजन का एक छोटा सा मैप समझ लेते हैं। सपोज ये आज का हमारा उत्तराखंड है और इस उत्तराखंड में हम ये हमारी गढ़वाल वाली बेल्ट देखते हैं और ये हमारी कुमाऊं वाली बेल्ट देखते हैं। और मैं अब इस मैप को उस टाइम के मैप से कोरिलेट करने का कोशिश या प्रयास करता हूं। इसी के ऊपर हम लोग एक रीजन देखते थे उस टाइम जो कहा जाता था दापा के नाम से, या फिर इसको दाबा शब्द भी आप लोग देखते हैं अलग अलग जगह। और वहीं इसी के ही जस्ट लगता हुआ एक रीजन और आप लोग देखते हैं जिसको उस टाइम सिरमौर के नाम से जानते थे, सिरमौर। और इसी सिरमौर से एक रीजन की बाउंड्री शेयर होती थी जिसको आप बोलते थे विलासपुर। और इसी विलासपुर और सिरमौर से एक रीजन की बाउंड्री और साझा होती थी जिसको हम लोग बोलते हैं पंजाब। और इन्हीं रीजन से साउथ में एक और बड़ी डायनेस्टी की बाउंड्री शेयर हुआ करती थी जिसको हम मुगल या फिर नॉर्थ इंडिया की बेल्ट या औरंगजेब हम लोग बोलते हैं। तो उस टाइम का एक कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमारे सामने। अब इस सिनेरियो में कुछ घटनाएं घटती थी। अब वो कुछ घटनाएं कैसी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, कुछ हितों का टकराव चलता है। और किसको लेकर के, बाउंड्री या फिर सीमा क्षेत्र को लेकर के। अब वो जो हितों का टकराव था यहां पर हम इस वाली एक बेल्ट के अंदर देखते हैं और यहां पर हम इस पूरे रीजन में ही देख लेते हैं। और यहां पर हम एक इस पट्टी पर देखते हैं और एक इस पट्टी पर, और यहां पर भी हम एक इस रीजन पर देखते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रीजन है जहां पर हितों का टकराव इन अलग अलग लोगों के बीच में चलेगा। अगर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे और इस वाले रीजन में ना दो लोगों से, बेसिकली यहां पर मुगल से और सिरमौर से, इन लोगों के बीच में हम लोग देखते हैं तराई भाबर रीजन, आप लोग नाम सुना हो। तो यही जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है रीजन के, ये अब इनके रिलेशंस को तय करेंगे। कुमाऊं की तरफ से हम देखते हैं कि जब इनका ये एक बड़ा टाइम ड्यूरेशन था तो इस बड़े टाइम ड्यूरेशन में कुमाऊं के अंदर 3 राजा बदले हैं। 3 अलग अलग राजाओं का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है। उसमें हम लोगों ने उदित चंद के बारे में भी देखते हैं। हम कुमाऊं की तरफ से उदित चंद हम देखते हैं, ज्ञानचंद हम लोग देखते हैं, हम इसके अंदर जगत चंद देखते हैं। तो 3 अलग अलग राजाओं का टाइम ड्यूरेशन। इस तरफ औरंगजेब है, बिलासपुर में हम भीमचंद, बिलासपुर में हम भीमचंद का टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। हम यहां पर मेदिनी प्रकाश का टाइम ड्यूरेशन देखते हैं सिरमौर में। मेदिनी प्रकाश का टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। और पंजाब से हम 2 लोगों को कोरिलेट करेंगे अपने इस टॉपिक से। एक जो हर राय जी रहे हैं, उनके जो लड़के थे सबसे बड़े, जिनका नाम था राम राय, एक तो हम उनके बारे में बात करेंगे, राम राय। और एक सिखों के जो 10वें गुरु थे, हम उनके बारे में बात करेंगे, गुरु गोविंद सिंह।
इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहां पर हम 3 लोगों के बारे में बात करते हैं। उद्योत चंद, ज्ञानचंद और जगत चंद, 3 अलग अलग राजाओं के बारे में। और इन सब बीच में एक बेल्ट पर हम लोग यहां पर फतेह शाह से इन सब को अब कोरिलेट करते हुए चलेंगे। अब हम जो भी कुछ बात करेंगे, जिन रीजन के बारे में हम बात करेंगे, तो आपका अब एक कोरिलेशन बनता चला जाएगा कि अच्छा यहाँ इस रीजन की बात चल रही है। तो अब हम लोग इनके रिलेशंस पढ़ेंगे, आपको समझने बड़े आसान हो जाएंगे। चलो, अब एक एक पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, जो हम बात कर रहे हैं रिलेशंस। आपको एक ज्योग्राफिकल इनकी कंडीशन समझ आई होगी। अब रिलेशंस, संबंध। इसमें हम ऐसे एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कुमाऊं। कुमाऊं के साथ रिलेशंस कैसे थे। देखो, कुमाऊं के साथ रिलेशन समझने के लिए हम वैसे अभी तक पीछे जितनी भी कड़ी हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने भी लोगों से हम लोगों ने अभी तक बात की है, उनमें सबसे ज्यादा हम लोगों ने कुमाऊं से रिलेटेड ही बात की है। तो कुमाऊं में 3 राजा हैं, और कुमाऊं का तो इतिहास ही रहा है कि जब भी कोई नया राजा गद्दी पर बैठेगा उधर, तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहेगी कि भाई सब पहले जाकर के जो गढ़वाल है, उस गढ़वाल के साथ अपना जो है मुंह मीठा करके आए, मतलब वहां पर हम लोग अटैक करके आए। तो हम जब कुमाऊं के अंदर देखते हैं, जब उद्योत चंद का टाइम ड्यूरेशन, वैसे हम अब ये वाला जो पीरियड है, ये वाला पोर्शन हम लोग चंद्र डायनेस्टी के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको अब उसका एक कोरिलेशन समझ में आएगा चंद्र डायनेस्टी का। तो जब हम उद्योत चंद के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये पता चला कि भाई ये 78 में जब बैठे थे, 1678, तो बैठते ही इन्होंने गढ़वाल पर अटैक किया था। और गढ़वाल पर अटैक किया, और जिसको हम बोलते हैं बघाणगढ़, उस बघाणगढ़ के ऊपर इन्होंने अटैक किया। और उसी के जस्ट अगले ही साल 79 में जो चांदपुर गढ़ है, जहां से पंवार डायनेस्टी की शुरुआत ही हुई थी, उस पर इन्होंने अटैक किया, लूटपाट की। अब अच्छा, ये जगह कहाँ है भाई? तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये गढ़वाल है। तो इस गढ़वाल की लगती हुई ही बिल्कुल सीमा थी, बाउंड्री थी, जिसको हम बघाणगढ़ के नाम से जानते हैं। और उसी के साउथ में जस्ट बिल्कुल लगती हुई एक रीजन था, जिसको हम चांदपुर गढ़ के नाम से जानते हैं। तो इधर से जो उद्योत चंद था, उस उद्योत चंद ने इन रीजन पर अटैक किया था, यहाँ पर लूटपाट की थी। तो अब रिलेशन आपको समझ में आ जाएंगे कि भाई एक राजा की टेरिटरी पर दूसरा राजा जब अटैक करेगा, तो रिलेशन किस टाइप के होंगे। और रिलेशन की जो खराब होने की जो सिचुएशन शुरू हुई थी, वो बाज बहादुर के टाइम ड्यूरेशन से शुरू हुई थी। ये बात हम पहले भी करके आ चुके हैं। तो इनके टाइम ड्यूरेशन में तो हम, उद्योत चंद के टाइम ड्यूरेशन में तो हम ये कुछ मोटी सी बात हम लोग देखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फेस हम लोग उद्योत चंद के बाद नेक्स्ट वाला जो था ज्ञानचंद वाला टाइम ड्यूरेशन, उसमें हम देख के पहले भी आ चुके हैं कि इन्होंने एक खतरनाक अटैक किया था, जिसमें यहाँ पर जो नंदा देवी जी की गोल्ड या फिर स्वर्ण की जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उसको ये उठा करके ले आए थे। और ला करके इन्होंने कहाँ, अपने अल्मोड़ा में जो नंदा देवी मंदिर है, वहां पर स्टेब्लिश कर दिया था। और उसको एक अंग्रेज ने, हम लोग पहले वो बात करके आ चुके थे कि क्या वो कहानी रही थी। तो अब वो पॉइंट भी हम लोग छोटा सा यहाँ पर कोरिलेट कर लेते हैं। अब देखो, ये कोरिलेशन वाला सिलसिला है, तो इसमें हम ज्यादा अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम पढ़ के आ चुके हैं, सिर्फ कोरिलेट चल रहा है। तो उद्योत चंद के बाद हम लोग बात करते हैं ज्ञानचंद। और ये इन्होंने 1698 में जो नंदा देवी जी हैं,
उनकी एक स्वर्ण मतलब गोल्ड, गोल्ड की मूर्ति या स्कल्प आप कह सकते हैं, प्रतिमा कह सकते हैं, वो ये उठा करके ले आए थे और उसको फिर इन्होंने अल्मोड़ा में इन्होंने स्टेब्लिश किया था। और उसके बाद इनका जो टाइम ड्यूरेशन चलता है लगभग 12 वर्षों तक, इनका 12 साल तक इनका वही आक्रमण या फिर अटैक वाला सिलसिला चलता रहता। मतलब कोई रिलेशन कभी ठीक हुए ही नहीं। पूरे के पूरे जीवन भर जितना भी इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है, उस पूरे जीवन भर गढ़वाल के साथ तो संबंध कभी ठीक हुए ही नहीं। अटैक पैटैक, अटैक पैटैक, अटैक पैटैक, बस यही काम चलता चला गया। 1709 तक ये पोर्शन चलता है और उसके बाद फिर जगत चंद का टाइम ड्यूरेशन आता है। क्योंकि चारों तरफ से जब आदमी घिर जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ फीकी पड़ने लग जाती है। और वो हमको नज़र भी आया कब, जब इनके बाद 1709 में जगत चंद अटैक करते हैं और आप कैपिटल पर अटैक कर रहे हैं। और कैपिटल पर अटैक करना वो बात अलग है, कैपिटल को लूटा और उस पर अपना कब्जा कर लिया और एक अपना रुतबा दिखाने के लिए वहां के एक ब्राह्मण को दान में दे दिया, लो भाई गिफ्ट ले लो श्रीनगर हमारी तरफ से। मतलब ये एक तो होता है कि हाँ चलो भाई हरा दिया, दूसरा उसको हराने के बाद बेइज्जत करना। अब वो बेइज्जती वाला जो थप्पड़ था ये, वो ही कहाँ बर्दाश्त करने वाले थे। अब उसका क्या होगा कि अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हमारी कैपिटल पर आपने अटैक किया, हम भी चुप नहीं रहेंगे। ये अपनी सेना को दौड़ा देते हैं और अल्मोड़ा पर, बागेश्वर पर अटैक कर देते हैं। बागेश्वर को लूट लिया जा करके भाई, जहां इनकी सबसे पहले हम लोग रीजन देख के आ चुके थे चंद्र डायनेस्टी का, है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, ज्ञानचंद के बाद जो जगत चंद है, इन्होंने 1709 का हमारे पास एक उल्लेख मिलता है कि इन्होंने जो श्रीनगर था उस श्रीनगर पर जाकर के इन्होंने अटैक कर दिया था और श्रीनगर अपने कब्जे में ले ली थी। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ का एक चाणक्य कहा जाता है, इनके सेनापति, उनकी ही ये एक कूटनीति से ये श्रीनगर भी इनके हाथ से जाने से बच गया था। अब ये श्रीनगर इनको फिर बाद में वापस मिल गया था। ठीक, तो रिलेशंस तो कुमाऊं के साथ इतने बढ़िया नहीं रहे थे, लेकिन रिलेशंस का एक और तमाचा इनडायरेक्ट पड़ा भाई साहब पे। अब वो कैसा पड़ा समझते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने कुमाऊं से जो मोटे मोटी सी बात हो सकती थी, ये बात हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो आपको ये समझ में भी थोड़ा बहुत आई होगी कोरिलेशन से। अब रिलेशंस में ये वाला जो हम रिलेशंस अब पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए हमको पैरेलल दो लोगों के बारे में बात करनी होगी। एक हम लोग बात करते हैं विलासपुर, और एक हम बात कर लेते हैं सिख। विलासपुर और सिख, पंजाब कह सकते हैं आप, कुछ भी कहो, दो को पैरेलल लेकर के चलेंगे। हम लोगों ने अभी एक डायग्राम देखा था कि जो विलासपुर है उसकी सिचुएशन काफी दूर है। अब विलासपुर का राजा इतनी दूर बैठा हुआ है और वो यहाँ के राजा को धमकी दे रहा है, अगर ये किया तो हम ये कर देंगे, ये किया तो हम ये कर देंगे। इसका मतलब क्या है? बात ये थी कि ये जो विलासपुर था, मैंने भी आपको जो दिखाया डायग्राम में, यहाँ पर फतेह शाह की जो लड़की थी उसकी शादी हुई थी। और शादी किसके साथ हुई? विलासपुर के जो राजा थे जिनका नाम भीमचंद था, भीमचंद था, उनका जो लड़का था उनके साथ। तो अब संबंधी हो गए। अब हुआ क्या? और मैंने अभी विलासपुर की सिचुएशन दिखाई कि बिल्कुल लगता हुआ ही रीजन किसके साथ है? पंजाब के साथ। और लगता हुआ रीजन है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ठीक ठाक थे, क्योंकि वहां पर भी अपना जो रीजन था वो एक्सपेंड धीरे धीरे करते जा रहे थे।
वो बात अलग है कि वहां पर रिलीजियस जो एंगल था, वो रिलीजियस एंगल किसके साथ, इस तरफ जो सिख डायनेस्टी है उसके साथ तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा जो धर्मगुरु थे इनके ऊपर पड़ रहा था। वहां पर जब वो अलग अलग बिस्म हम लोग देखते हैं पंजाब के अंदर, वो जो अब अपना एरिया एक्सपेंड कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं बिलासपुर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहे थे। अब आप इस सिनेरियो को समझिए कि बिलासपुर का जो राजा है वो इतनी दूर बैठे हुए जो फतेह शाह है उनसे क्या बोलता है कि पंजाब से ये जो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर ठहरे हुए हैं पोंटा साहिब में, और ये पोंटा साहिब जगह किसकी है, आपके अंडर में आती है। इसका मतलब आप इनको पनाह दे रहे हैं और ये हमारे रीजन से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके बने हुए हैं। अगर आपने इनका किसी भी प्रकार से सपोर्ट किया तो भाई आप भूल जाना कि कोई लड़की थी। अब देखो कहानी कहाँ से मोड़ लेती है, देखो कितनी दूर से रिलेशन जो है वो सामने आएंगे। अब जब ऐसा कोई बोल देगा तो एक पिताजी क्या करेंगे, ओ बाबूजी आप यहाँ से चले जाइए, हम देख लेंगे अपने आप। तो यहां से कहानी पंजाब के साथ, कॉन्फ्लिक्ट जो है पंजाब के साथ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आप एक सिनेरियो समझे, अब इस सिनेरियो पर लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जो यार मैं भीम चंद बोल गया था ना, भीम सिंह है वो, जो बिलासपुर है, बिलासपुर के जो राजा हैं वो भीम सिंह है, ठीक है। अभी जो भीम सिंह राजा है इनका जो लड़का है, देखो इनके लड़के की जानकारी हमको नहीं मिली कि उनका नाम क्या था, लेकिन हाँ सिर्फ राजा से हमको जानकारी मिलती है कि इनका जो लड़का था उनकी जो मैरिज विवाह हुआ था वो हुआ था फतेह शाह की जो लड़की थी, पुत्री थी, उनके साथ। तो एक तरीके से ये समझीजी हो गए। चलो एक बात तो हमको यहां से पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ, अच्छा ये बात थी। दूसरी, ये जो भीम सिंह थे, ये भीम सिंह जो सिख हुआ करते थे, जो सिख है, सिखों से इनका युद्ध, वॉर चल रहा था, सिखों के साथ इनका युद्ध चल रहा था। जो सिख थे उन सिखों के साथ इनका एक तरीके से संबंध अच्छे नहीं थे, रिलेशंस अच्छे नहीं थे। चलो हम यहां पर ये बात कह करके रोक देते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़े भाई, आगे बढ़ने के लिए सिख डायनेस्टी है, तो अब इस सिख को और अच्छे से समझने के लिए हमको इनके साथ एक पोर्शन और जोड़ना होगा, और वो जोड़ेंगे हम सिरमौर। सिरमौर तो हम इस पोर्शन को और अच्छे से समझ पाएंगे। हर चीज एक दूसरे के साथ कोरिलेट है, एक दूसरे के साथ इनका संबंध बना हुआ है। अब देखो आप समझना ध्यान से, जब हम सिरमौर को देखते हैं तो सिरमौर के साथ पहले से हम लोग देखते आए हैं कि कई सारी बैटल हुई, कई सारे युद्ध हुए, और उन युद्ध के अंदर हम लोगों ने देखा कि सिरमौर के कुछ रीजन कहने का मतलब जो आज का जौनपुर भाबर जौनसार जो क्षेत्र है, रीजन है, उस रीजन से लगे हुए जो यमुना जी और उस तरफ टॉन्स जो रिवर है उसके पार तक वाले जो रीजन है वो भी यहाँ के राजाओं ने अपने कंट्रोल में कर लिए थे। और कंट्रोल में करने का कारण ये था कि वहां से बहुत ज्यादा लूटपाट हुआ करती थी, जो डाकू लोग होते थे, लुटेरे हुआ करते थे, वो उनका गढ़ बन गया था, जिससे इस गढ़वाल रीजन में रहने वाले जो लोग थे व्यापार करने में बड़ी समस्या होती थी, कभी भी लूटपाट करके चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे सिरमौर की टेरिटरी में जाकर के अटैक किया और उस रीजन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो तब से सिरमौर के साथ भी रिलेशन खराब ही चले आ रहे थे। अब आप दूसरे के रीजन में जाकर के अटैक कर दोगे तो भाई कौन राजा चाहेगा कि यार ये तो हमारे रीजन में आकर के इन्होंने अटैक कर दिया, गड़बड़ हो गया।
तो यहां से सिरमौर के साथ भी रिलेशन का कारवा ठीक नहीं था, और उसके पीछे कारण क्या थे? वैराटगढ़, कालसीगढ़, या एक रीजन हम लोग और बोल सकते हैं, ये उसी के अंदर आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये उसी का ही एक पार्ट बन जाएगा। और एक देहरादून पर कुछ टाइम के लिए उन्होंने अपना कंट्रोल किया था, बट इन्होंने वापस ले लिया था। प्लस भाबर रीजन, ये वो रीजन थे जो अब सिरमौर के हाथ से चले गए थे, और ये हाथ से चले गए 1662 के आसपास तक की, ये हम लोग घटनाओं तक की बात कर रहे हैं, जो मोटे मोटे रीजन इनके हाथ से निकल चुके थे। अब जो सिरमौर था, सिरमौर के जो राजा थे, हम लोगों ने अभी बात की थी, मेदिनी प्रकाश नाम करके जो इनके राजा थे, इन्होंने अपने इन रीजन को वापस लेने की कोशिश की। वापस लेने की कोशिश की तो इसका मतलब भाई लड़ाई करेंगे। अब लड़ाई करेंगे तो आप गढ़वाल पर अटैक करेंगे, और गढ़वाल पर अटैक अगर आप करेंगे तो भाई साहब दिक्कतें आएंगी। ये उस टाइम का इंतजार कर रहे थे जब उस तरफ गढ़वाल के राजा कुमाऊं के राजाओं के साथ व्यस्त थे, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट उनके चल रहे थे। तो अब सेना का ध्यान बटेगा, तो भाई साहब इस चीज का फायदा उठा लो, इधर से अपने इस रीजन को कब्जा कर लो। अब हुआ ये कि इन्होंने अटैक किया, लेकिन भाई साहब बहुत बुरी तरीके से ही हारे। हम लोग बात कर रहे हैं मेदिनी प्रकाश। हारे तो हारे, इनको भाई साहब को किडनैप कर लिया, बंदी बना लिया। बंदी बना लिया, अच्छा राजा को ही किडनैप कर लिया भाई। अब हुआ ये कि ये जो राजा थे इनको बंदी बनाया, और बंदी बनाने के बाद कहा गया कि भाई साहब तब छोड़ेंगे जब पैसा दोगे। पैसा एक मुश्त नहीं चाहिए, हमको चाहिए टैक्स। किससे? सिरमौर से। और टैक्स की दर तय की गई कि अब जो सिरमौर है 3000 रुपये वार्षिक ईयरली टैक्स देगा। वो इतने से पैसे, बस वो इतने से पैसों के लिए छोड़ दिया। ये सिर्फ एक इंडिकेशन था, इतने से पैसे तो नहीं, पैसे तो ज्यादा थे, लेकिन इस टैक्स की दर को कम करने के लिए कुछ हमारे यहाँ पर इतिहासकारक बोलते हैं कि औरंगजेब ने इस चीज की मध्यस्थता की थी कि टैक्स इतना नहीं, लेकिन जो फतेह शाह है इनको भी तो अपना दिखाना था, वे ऐसे ही थोड़ा ही छोड़ देंगे। तो इन्होंने एक दिखावे मात्र के लिए 3000 रुपये वार्षिक आपको देना होगा, यहां से दिया, इनको छोड़ा। प्लस जो पोंटा साहिब है, जिसको आज आप पोंटा साहिब के नाम से पढ़ते हैं, वो पोंटा साहिब रीजन पर भी इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। अब अपना कंट्रोल कहने का मतलब कंट्रोल किसका आ गया? अब गढ़वाल का कंट्रोल आ गया। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट अब कहां कहां जुड़ने शुरू हो जाएंगे, अब ध्यान से आप बात समझना। तो इस पूरी सिचुएशन से, इस पूरे सिनेरियो से 3000 रुपये वार्षिक तो आएंगे, प्लस उसके साथ जो हम लोग पोंटा रीजन क्षेत्र देखते हैं उस पर भी कंट्रोल हो गया, अधिकार हो गया। किसका? राइट जमा दिया किसने? फतेह शाह ने। फतेह शाह का कंट्रोल हो गया। चलो भाई, अब एक बात तो हमारी यहां पर समझ में आई। अब यहां से कुछ इतिहासकारों के अलग अलग हमको व्यूज नजर आते हैं। जो व्यूज नजर आएंगे अब कहां से? इस सिख रीजन से। अब थोड़ा सा इनको रोकने के बाद सिख पोर्शन को पढ़ते हैं और फिर दोबारा से एक साथ ये सब के सब जुड़ते हुए नजर आएंगे। समझते हैं। सिख वैसे डायरेक्ट तो हम लोग संबंध नहीं देखते हैं, क्योंकि राजा रणजीत सिंह वगैरह का सब टाइम ड्यूरेशन हम लोग आगे देखते हैं। उस तरफ अभी उनके चल रहा है, उनके बैटल वगैरह उनका सिस्टम चल रहा है। वो इतने सारे मिसल थे, शुक्र चक्लिया
चक्रिया जो मिसल था वहाँ से उसने अपना रीजन एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है, तो वो उस तरफ चल रहा है। इस तरफ यहाँ पर धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार ठीक ठाक चल रहा है। बंदा बहादुर वाला टाइम ड्यूरेशन उस तरफ चल रहा है। उसी बीच में यहाँ पर कुछ धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भी गुरुओं का अब हमारे जो उत्तराखंड है, अपने उत्तराखंड के अंदर आना शुरुआत जो है आने का क्रम देखने को मिलता है। अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो फतेह शाह थे ये भी एक तरीके से रिलीजियस एस्पेक्ट के ही व्यक्ति हुआ करते थे, या फिर एक तरीके से धार्मिक पंथ को मानने वाले ये हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये एक तरीके से कि भाई सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, उस रास्ते पर ये एक तरीके से चले हुए थे। जिसकी वजह से इनके टाइम ड्यूरेशन में जो हर राय हैं, हर राय के जो सबसे बड़े लड़के हैं जिनका नाम है राम राय, और जिनको आप आज बोलते हैं गुरु राम राय स्कूल, गुरु राम राय कॉलेज, तो वो जो राम राय है वो राम राय यहाँ पर आए थे फतेह शाह के टाइम ड्यूरेशन में। और फतेह शाह ने उनको अपने धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार करने के लिए या वहां पर गुरुद्वारा वगैरह बनवाने के लिए उनको 3 गांव दान में दे दिए थे। समझते हैं? तो हम सिखों से 2 बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। एक तो है गुरु राम राय। ये जो गुरु राम राय थे ये आए थे फतेह शाह के पास। अब देखो, फतेह शाह के पास आने से भी हमारे पास इतिहासकार 2 बात बोलते हैं। फतेह शाह 2 बात क्या बोलते हैं भाई? कुछ इतिहासकारक ये बोलते हैं कि राम राय औरंगजेब के खौफ से इस रीजन में आए थे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे आदमी थे जो डरते वरते नहीं थे। हम लोग अभी तक इतिहास देख के आ चुके हैं, ये अपने आप में फ्री ही इन्होंने रूल किया है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो राम राय आए थे, ये राम राय यहाँ पर सिर्फ धर्म प्रचार के लिए आए थे, और फतेह शाह ने जो इनको 3 गांव दिए थे दान में, वो 3 गांव देने के लिए फतेह शाह को औरंगजेब ने कहा था। अब इस बात में कितनी सत्यता है कितनी नहीं है, ये हम अपने इतिहासकारों के लिए छोड़ देते हैं। तो हम उस द्वंद्व वाली बात को लिख ही नहीं रहे, लेकिन जो चीज काम की हमारे सामने आई कि हाँ भाई इनके टाइम ड्यूरेशन में जब ये श्रीनगर आए थे तो इनको 3 गांव दान में दिए, तो उन 3 गांव का नाम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इन 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। खुड़बुड़ा गांव। अब ये खुड़बुड़ा कहाँ है भाई? ये खुड़बुड़ा आज का जो देहरादून है, उस देहरादून शहर के अंदर ही ये गांव हुआ करता था, खुड़बुड़ा। और इसी को ही हम आगे पढ़ेंगे कि खुड़बुड़ा, बैटल ऑफ खुड़बुड़ा, हम गोरखाओं का जब टाइम ड्यूरेशन पढ़ते हैं। तो इसी खुड़बुड़ा नाम करके इस गांव में जब इन्होंने अपना डेरा डाला था, तो इसी डेरा डालने के लिए इस रीजन को, ये रीजन बड़ा फेमस हो गया था, डेरा डेरा डेरा, और इस पूरे वैली को हम दून वैली बोलते हैं। तो तब से ये नाम डेरा दून बनना शुरू हुआ, और डेरा दून से धीरे 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 ये देरा दून, और देरा दून से ये अब देहरादून आप लोग इसका नाम देखते हैं। तो ये खुड़बुड़ा जो रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। कहां से राम राय जी आए थे, उनको फतेह शाह ने खुड़बुड़ा नाम की जगह गिफ्ट की थी, तो तब से ये डेरा नाम से फेमस हो गया था। उन्होंने डेरा यहाँ पर डाला था और तब से डेरा दून के नाम से बड़ा फेमस हो गया। तो अब इसमें एक राजपुर भी है और कोई कोई बाजपुर के नाम से भी जानता है, राजपुर और चामास्त्री। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेस थी जिसमें आपके एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है,
चलो एक चैप्टर तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लेकिन यहाँ से एक छोटी सी बात हमको ये तो समझ में आई कि यहाँ पर जो फतेह शाह थे ये भी रिलीजियस एंगल को एक्सेप्ट करते थे, मानते थे, अनुयायी हो गए थे, फॉलोवर हो गए थे एक तरीके से, किसके? सब रिलीजियस को। पे ठीक है, हम लोग मानते हैं, हमारा जो है पंथ, हम उस पर काम है और आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। एक एंगल तो हमें यहाँ पर सिख संप्रदाय से ये मिलता है, और एक दूसरा और एंगल देखने को मिलता है। इस दूसरे से ये बाकी सारी चीजें कोरिलेट होती हैं। गुरु गोविंद सिंह, जब हम गुरु गोविंद सिंह जी वाला एंगल देखते हैं तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टोरीज बताई हैं। क्या? पहली कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके साथ जो फतेह शाह है उनके रिलेशन काफी अच्छे थे, उनके संबंध काफी अच्छे थे, और इतने अच्छे थे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो सिरमौर के राजा थे जिनका नाम था मेदिनी सिंह, ये जो सिरमौर के राजा थे मेदिनी सिंह ने इनको बोला कि भाई साहब ये जो फतेह सिंह है इनके साथ हमारी दोस्ती करवा दो, मित्रता करवा दो, क्योंकि आपको बहुत मानते हैं, ये आपकी बात मान लेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे इनके कहने पर जो फतेह सिंह थे उनके और मेदिनी सिंह के बीच में रिलेशंस अच्छे हो गए थे, और इतने अच्छे रिलेशन हो गए कि इन्होंने इनके जो रीजन थे, जो क्षेत्र इन्होंने लिए थे, वो रीजन भी इनको वापस कर दिए थे, और जो टैक्स, जो कर ये ले रहे थे वो टैक्स भी इन्होंने लेना बंद कर दिया था। किसके कहने पर? गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर। और जब इतने अच्छे रिलेशंस हो गए थे, यहां सिस्टम ठीक ठाक चल रहा था, तो जो मेदिनी सिंह लिख दिया ना मैंने, फिर गलत कर दिया मैंने, मेदिनी प्रकाश सिंह यहां नहीं जाएगा, सिंह उधर जाएगा बिलासपुर पे। मेदिनी जो प्रकाश थे, अब इनके हाथ में जो इनके रीजन थे वो सब रीजन वापस आ गए। अब रीजन कौन से वापस आ गए भाई? तो रीजन में एक जो स्पेशल हम लोग जिसकी बात करेंगे वो था पोंटा, जिसको पोंटा साहिब के नाम से हम लोग जानते हैं, ये रीजन भी आ गया। और जो मेदिनी प्रकाश थे, मेदिनी प्रकाश ने, ऐसा कहा जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनको यहां पर रुकने के लिए जगह दे दी थी, मतलब ये जो रीजन था ये एक तरीके से दान में दे दिया। तो पहला एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फतेह शाह के साथ स्टार्ट होता है। क्या? कि यार ये दान में कैसे दे दिया, रीजन तो मेरा था, मैंने तो तुमको दिया, तुमने उसको दे दिया। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? भले ही हमारे रिलेशन अच्छे हों लेकिन ये रीजन पर तो अधिकार हमारा था। तो पहली बात यहां पर। दूसरा, जब गुरु गोविंद सिंह जी जब इस रीजन में रहते थे तो यहां पर शेर का शिकार किया करते थे। शेर का शिकार जब कोई आदमी कर रहा है अकेला, शिकार के लिए भी शेर चुना, तो यहां पर रहने वाले जो लोग होंगे, रीजनल जो लोग होंगे, वो उनके प्रति क्या भाव रखेंगे? तो भाई बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसे होने चाहिए भाई राजा। तो अब जब ऐसी सुरसुराहट यहां पर फैलेगी तो जो राजा होंगे आसपास के, उनको भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी कि यार जनता के दिल में किसी थर्ड पर्सन का नाम बढ़ता जा रहा है, और उस तरफ जो सिख डायनेस्टी है, जो सिख पंथ को मानने वाले हैं, उनका रीजन भी फैलता जा रहा है। तो यार कल को हमारे ऊपर कुछ दिक्कत ना आ जाए। बात समझ में आई? तो एक चीज आपको यहां पर चीज नजर आई, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट नजर आया। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट वही जो उस तरफ से अभी हम लोगों ने बात की थी ना, जो बिलासपुर है, उस बिलासपुर की तरफ से जो मेदिनी सिंह थे उन्होंने बोला कि भाई साहब अगर कुछ भी सपोर्ट वगैरह काम किया आपने ऐसा, तो भाई साहब लड़की की शादी करवा रखी आपने। तो इतिहासकार बोलते हैं ये ऐसे ऐसे तीन अलग कॉन्फ्लिक्ट चीजें सामने आई,
जो इनके संबंध अच्छे थे वो संबंध बिगड़ने में टाइम नहीं लगा, और उनका ये एक रिजल्ट नजर आया कि सिखों के साथ या फिर गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अगर हम बोले, एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है, एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्टूबर 1688 का। राउंड फिगर में कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको 1689 का ये युद्ध भी कहने को देखने को मिलता है। इसको आप लोग बोलते हैं भैगाणी का युद्ध। भैगाणी, भैगाणी, बैटल ऑफ भैगाणी या भैगाणी युद्ध, ये अक्टूबर 1688 में ये एक बैटल हुई। इस बैटल का जो जिक्र हमको मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। गुरु गोविंद सिंह और 10 पहाड़ी राजा, और मजे की बात अभी करेंगे अभी थोड़ी सी। 10 पहाड़ी राजा, इन 10 पहाड़ी राजाओं में फतेह शाह का भी आप कुछ इस तरीके से जिक्र या उल्लेख देखते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इन 10 पहाड़ी राजाओं में या फिर इस बैटल में कहीं भी हम भीम सिंह का नाम नहीं देखते हैं। भीम सिंह का हम लोग नाम नहीं देखते हैं। कहीं भी नाम नहीं देखने को मिलता। और ये जो बैटल हुई थी, इस बैटल की भी हम जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखे गए एक नाटक से ही ले रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, उस नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो विचित्र नाटक उसका नाम था। विचित्र नाटक, ये किसने? गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ये नाटक लिखा था। इनसे हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। प्लस मौला राम जी, जो हम लोग अभी इनके बाद बात करेंगे, उनसे जो उनकी जो कवि जो उनकी जो रचनाएं रही हैं, उनसे हम लोग इन सब की डिटेल्स ले रहे हैं। तो रिलेशंस में अब आपको इन चारों का एक अंतर संबंध थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा कि अच्छा कुमाऊं है। अब कुमाऊं के साथ तो बैटल जो है वो धीरे धीरे कम इस वजह से होंगी क्योंकि इधर जो गढ़वाल के राजा थे वो उधर डोडी के राजाओं के साथ हाथ मिला लेंगे। वो बात अलग है कि वो उद्योत चंद के टाइम में ये बात होगी और उद्योत चंद दोनों को ही हरा देगा। वो डोडी के राजाओं को भी हरा देगा, डोडी मतलब नेपाल, नेपाल के राजा को भी हरा देगा, और इस तरफ गढ़वाल के राजा को भी हरा देगा। लेकिन आगे ये चीजें ऐसे ही चलती हैं। उसके बाद क्योंकि ज्ञानचंद और जगत चंद हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां से हम लोग उधर कुमाऊं का भी डाउनफॉल देखना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर अब इनके बाद से इनका भी एक डाउनफॉल टाइम ड्यूरेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक आपको रिलेशन का एक ग्राफ मोटा मोटा सा समझ में आया होगा। अब इस मोटे से रिलेशंस के ग्राफ के अंदर एक चीज और ऐड कर लेते हैं जो हम देखते हैं, औरंगजेब वाला टाइम ड्यूरेशन। इतना पढ़ा दिया क्या? एक 4th पार्ट और देख लेते हैं इसमें। यहां पे लिखते हैं मुगल, क्योंकि ये इनका टाइम ड्यूरेशन ऐसा था कि औरंगजेब ना अब वो मोस्टली साउथ इंडिया में चला गया था। इनके टाइम ड्यूरेशन के जो अंतिम पड़ाव जो था इनका टाइम ड्यूरेशन का, वो साउथ इंडिया से आया ही नहीं। तो मोस्टली जो रेगुलेशन हुआ करती थी वो दिल्ली ना हो करके वो साउथ में तो मैं जगह मिस कर गया हूँ कि कैपिटल क्या बनाई थी उन्होंने, मैं अभी ध्यान में आएगा। वो बीबी का मकबरा भी है वहां पर, दिमाग में अभी चल रही है जगह, बता दूंगा मैं आपको। तो यहां पर एक मुगल रिलेशंस हम लोग देखेंगे मुगल के साथ, और उसमें भी जो
औरंगजेब है। इसमें औरंगजेब वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, औरंगजेब के साथ इनके जो रिलेशंस हैं कुछ ज़्यादा खास हम लोगों को देखने को नहीं मिले हैं। मित्रता देखें कि हाँ भाई ठीक ठाक इनके रिलेशन चले थे, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था जैसे पिछले वाला टाइम ड्यूरेशन हम लोगों ने देखा कि हाँ भाई एक दूसरे के साथ लड़ाई चली रही है। और उनके उस रिलेशंस को समझने के लिए हमें एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से इनके रिलेशन समझ में आ सकते हैं कि जब औरंगजेब था तो औरंगजेब ने यहाँ इस नॉर्थ इंडिया की बेल्ट पर इवन लगभग ऑलमोस्ट सब जगह पर जजिया कर लगाया था, जजिया टैक्स लगाया था। तो ये जो हमारे यहाँ पर गढ़वाल रीजन है, इस गढ़वाल रीजन से वो जजिया टैक्स हटा दिया गया था, वो जजिया इनसे हटवा दिया गया था। तो वो रिलेशंस दिखा रहा है कि अच्छा बाकी भाई सब लोगों पे जजिया ले जा रहा है, इनसे जजिया नहीं लिया जा रहा है। तो वो एक तरीके से रिलेशंस को आप लोगों के सामने देखने को मिलता है। अच्छा ये जो जजिया हटाया गया था ये 1679 में हटाया गया था, 1679 में। जो जजिया टैक्स था वो माफ कर दिया गया था। लेकिन आगे जाकर के एक समस्या बनी थी। समस्या क्या? उस तरफ जो मुगल थे वो मराठों के साथ बहुत बढ़िया तरीके से इनरोल थे, प्लस साउथ इंडिया की राजनीति में अच्छे खासे वो इनरोल थे। तो अगर हम मैप देखें, ये हमारा गढ़वाल रीजन है और इस गढ़वाल रीजन का ये वाली जो बेल्ट थी, इस वाली बेल्ट पर कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। और इस बेल्ट पर यहाँ पर एक सहारनपुर हम लोग आज भी देखते हैं। ये सहारनपुर वाली जो रीजन है, इस सहारनपुर वाला रीजन पर कभी पहले मुगलों का रीजन हुआ करता था, ये क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बड़े थे रुहेलों के टाइम ड्यूरेशन में भी, जिसको हम पहले भी पढ़ के आ चुके थे। तो इस रीजन पर जो फतेह शाह था, इन्होंने जाकर के अपना कंट्रोल जमा लिया था। तो सिर्फ एक छोटा सा ये एक यहाँ पर बैटल हम लोग देखते हैं जो इनके रिलेशन को आगे जाके दिखाता है कि रिलेशन इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आगे रहे होंगे। तो एक छोटी सी बैटल हम लोग देखते हैं। अच्छा इस बैटल का स्पेशल से नाम सहारनपुर पर अटैक किया था, सैयद अली इसको लीड कर रहे थे। जो मुगल हैं उन मुगलों की ओर से सैयद अली, ये सैयद अली कौन थे भाई? दिल्ली सेना की, दिल्ली में जो शाही सेना थी उसके सेनापति थे, सर्वोच्च कमांडर थे, ये लीड कर रहे थे। और इस तरफ फतेह शाह, और ये युद्ध फतेह शाह जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं। बहुत बड़ी बात थी। एक ऐसा रीजन जहां पर मुगलों का परचम लहराया हुआ था और उनके सामने कोई ठीक ठाक से खड़ा नहीं होता था। कुछ ही राजा लोग थे जिन्होंने उनके सामने खड़े हुए और अपनी बात को मनवाया भी। उनमें साउथ इंडिया में हम मराठे देखते हैं, हम राजपूतों को देखते हैं जो आज की मालवा वाली बेल्ट के अंदर हम लोग देखते हैं, और एक हम गढ़वाल रीजन के अंदर देखते हैं जो कभी इनसे डरे नहीं, हटे नहीं। तो यहाँ से इन्होंने इस रीजन पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। ये एक छोटा सा बैटल वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है। यहीं पर ही सहारनपुर में एक फतेहपुर नगर के नाम से एक जगह भी बसाई थी, लिख लेते हैं इसी सहारनपुर में। फतेहपुर नगर भी इन्होंने यहाँ पर बसाया था। ठीक है, तो ये तो कुछ थे हम लोगों ने देखे जो रिलेशंस इनके टाइम ड्यूरेशन में थे। बट एक मोटी सी बात, जब हम लोग इनके रिलेशंस का टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो फेमस फतेह शाह के टाइम ड्यूरेशन को आप देखते हैं, फतेह शाह के टाइम ड्यूरेशन को,
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं इनके जो इनका जो दरबार था उनसे। अब दरबार मतलब ये बात थोड़ी समझ से में नहीं आई। हम लोग जब मौर्य काल में देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य टाइम ड्यूरेशन में देखते हैं, हम अकबर के टाइम ड्यूरेशन में देखते हैं, तो क्या एक कॉमन चीज़ थी, नवरत्न के बारे में देखते हैं। दरबार में नवरत्न थे। ये पहले ऐसे गढ़वाल में राजा रूलर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको नवरत्न देखने को मिलेंगे। इनके टाइम ड्यूरेशन में जो चित्रकला थी, उस चित्रकला का विकास अच्छा हुआ। पोएट, कवियों पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया। खुद भाई साहब संस्कृत को जानने वाले अच्छे ज्ञाता थे, विद्वान थे। खुद एक हम जिसको बोल देते हैं एस्ट्रोलॉजी, उस पर अच्छे से इन्होंने विद्या प्राप्त करके रखी हुई थी। खुद मैं फतेह शाह के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसा जिज्ञासु टाइप का आदमी क्या अपने दरबार में ऐसे लोगों को रोक देगा? नहीं। क्योंकि मुगलों में औरंगजेब इस टाइप के सिस्टम को पसंद नहीं करता था। तो भारत के अंदर ये जो एक बहुत बड़ी विरासत थी, जो कभी मुगलों के टाइम ड्यूरेशन में, शाहजहां के तक के टाइम ड्यूरेशन में एक केंद्र बन गई थी दिल्ली के अंदर, अब वो औरंगजेब आया तो वहां से वो बिखर के अलग अलग रीजन में जाने लगे। तो वहीं से ही हम लोग मराठों के टाइम ड्यूरेशन से कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं, हम बंगाल के अंदर कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं, और हम इधर गढ़वाल के अंदर भी उन चीज़ों को जोड़ते हैं। तो यहाँ से एक स्वर्णिम काल शुरू होना स्टार्ट हो जाता है इस टाइप के, जब हम कल्चर वाला या फिर हम लोग संस्कृति वाले पार्ट की तरफ जब स्पेशल से ध्यान देते हैं। तो आपके मेंस एग्जाम में भी और प्री एग्जाम में भी इनके इस कल्चर वाले पार्ट से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, फैक्चुअल वाला जो पार्ट है, उसके हम 8 अलग अलग पार्ट करेंगे, जहां से क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। अभी 5 मिनट का गैप ले लेते हैं और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं।